तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 और एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे हमारा सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उस क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े से, है ना, मतलब अपने दिमाग में ये डाल लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं, आसान है ना। अगर तुम ध्यान से समझो तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। ध्यान दो। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे कि हमारे इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस लिए बनाया गया था? ताकि मैग्नेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, है ना। मतलब कुछ जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे वो पैरामैग्नेटिक थे, कुछ डायमैग्नेटिक थे, लेकिन वो एक्चुअली आए कैसे थे, उनके लिए कुछ थ्योरी बनाना था, है ना। तो उसी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए वीबीटी को बनाया गया था। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्स दिखाने लगे, है ना, बहुत सारे एलिमेंट डिफरेंट उनके सॉल्यूशन में कलर था, लेकिन उस कलर के बारे में वीबीटी कुछ बता नहीं पाया, है ना। और ये भी नहीं बता पाया कि क्यों कुछ एलिमेंट जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे जो लिगेंड है, क्यों कुछ पेयर करना पसंद करते हैं और कुछ पेयर करना पसंद नहीं करते। मतलब क्यों कोई इनर डी यूज करेगा और कोई आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, है कि नहीं। तो उस बारे में एक नया थ्योरी बनाया गया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस थे, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जब बनाया गया तो कुछ अजम्पशंस हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसके कुछ अजम्पशंस, है ना। इसके अजम्पशन पहला है कि जो द बॉन्ड बिटवीन, मतलब मेटल एंड लिगेंड्स बॉन्ड, है ना, आर कंसिडर्ड टू बी प्योर आयोनिक। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड माना गया कि मेटल्स और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होगा? आयोनिक। ये अजम्पशन है, वी नो कि इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है और आयनिक भी होता है, लेकिन हमें यह माना गया कि खास करके लिगेंड के बीच में तो तुम्हारा क्या होता है? शेयरिंग होता है। तो कहीं ना कहीं वो तो कोवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एज्यूम किया गया कि मेटल और लिगेंड्स जो है वो आयनिक बॉन्ड से बने, पहला अजम्पशन। दूसरा, लिगेंड्स विथ नेगेटिव चार्ज, जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज था, द लिगेंड्स विथ नेगेटिव चार्ज आर, है ना, कंसिडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है। जो लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज था उसे माना गया कि भाई साहब वो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है ना, माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज माना गया। और न्यूट्रल लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मतलब है? जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स है उन्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल माना गया। हमने पढ़ रखा है फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहते हैं व्हेन इक्वल एंड एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेंगे तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो रहेगा। क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड का नेट चार्ज जीरो होता है तो उसे कंसीडर किया गया कि एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा मेटल था, है ना, मेटल के जो ऑर्बिटल थे और ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो प्योर मेटल था, हमें माना गया कि मेटल जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया कि नहीं? है ना, है ना। मेटल्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, है ना, सराउंडेड बाय व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माना गया और उसके बाद हमें दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, ऐसा मानने का क्या हमारे लिए रोल होगा, इसको समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन अजम्पशन को हम लिखाए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इसे इस तरह से एज्यूम किया गया। उससे पहले तुम जो फिगर देख रहे हो उस फिगर को नोटिस करो, जो हम फिगर लेके आए। ये डी ऑर्बिटल का फिगर है ना। अगला भी पॉइंट लिखेंगे। तो डी ऑर्बिटल हम समझते हैं, जो हमारा डी होता है, डी सबसेल होता है,
उस पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, तुम लोग जानते होगे। और पहले ऑर्बिटल का क्या नाम होता है रे? डी एक्स वाई। दूसरे वाले का क्या नाम होता है? डी वाई जेड। तीसरे वाले का टी जेड एक्स। चौथे वाले का क्या नाम होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट वाले का क्या नाम होता है? डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल के नाम होते हैं। डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल के डिफरेंट ओरिएंटेशंस के नाम होते हैं। पहला का डी एक्स वाई, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हैं। ये पहला ऑर्बिटल का शेप देखो, ये पहला ऑर्बिटल का शेप डी एक्स वाई कुछ ऐसा दिखेगा लोब इसका। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से शेप में दिखेगा। डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई ऐसा दिखता। मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉन को ढूंढोगे तो वो इस शेप के अंदर कहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, डी ऑर्बिटल। दैट इज व्हाट वी कॉल डी एक्स वाई। मतलब जो किसके किसके बीच में, देख गौर से देखो जरा, ये एक्स और वाई ऑर्बिटल के बीच में टच नहीं किया ऑर्बिटल को। मतलब एक्स और वाई ऑर्बिटल के कहां से निकल गया? ये मिडिल से निकल गया, एक्स और वाई के बीच में। और डी जेड एक्स जो वाई जेड जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल के बीच में आया है? वाई और जेड के बीच में। और जो डी जेड एक्स ऑर्बिटल है वो जेड और एक्स के क्या में होगा? वो बीच में होगा। सर क्या मतलब है बीच में? चलो समझते हैं। ऊपर वाला देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्चुअली अलोंग एक्स और अलोंग वाई होगा। देखो गौर करो, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है ना, और ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है। मतलब ये एक्स वाई में है, बट इट इज इन बिटवीन एक्स वाई, इट इज इन बिटवीन वाई जेड, इट इज इन बिटवीन जेड एक्स, बट इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। एंड व्हाट इज डी जेड स्क्वायर? ये भी इंटरसेप्ट करा, पहला वाला भी जेड में इंटरसेप्ट कराया और दूसरा वाला भी जेड में इंटरसेप्ट किया हुआ है। दैट इज व्हाट वी कॉल डी जेड स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, तो अगर हम ध्यान से समझें तो उससे पहले एक और बात बताना चाहेंगे अब्जम्पशन में कि हमारे पास होता ये है, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है ना, हमने ये समझा, बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या देखा कि जो डी ऑर्बिटल है ना, अगर डी ऑर्बिटल को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे है ना, तो डी ऑर्बिटल में पहले वाले को क्या नाम है बच्चों? डी एक्स वाई। दूसरे वाले का क्या नाम है? डी वाई जेड। तीसरे वाले का डी जेड एक्स। अगले वाले को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइनल वाले को डी जेड स्क्वायर। तो इन ऑर्बिटल में एक चीज नोटिस हमने किया कि अगर मान लो इन ऑर्बिटल को हम लिखते हैं अलोंग एक्स और अलोंग वाई लिखते हैं, तो ये वाई और एक्स में नहीं होगा, बल्कि वाई और एक्स के बीच से इस तरह का लोब बनेगा, एक इतना एक सा ऐसा यहाँ पे लोब बनेगा। समझ में आया? मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक्स वाई के इन बिटवीन में कहीं पे, और इस तरह का जो शेप दिख रहा है उसी में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। क्लास 11 में हमने पढ़ रखा था, है ना। तो क्लास 11 के अकॉर्डिंगली ये हमें थ्योरी दिया गया था, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये मिला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगला हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास डी वाई जेड है, तो डी वाई जेड में हमने गौर किया, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डी वाई जेड में ये अलोंग वाई और अलोंग जेड होगा, इन बिटवीन वाई जेड होगा। हमने ये लोब देखा कि मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी यहीं पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इस शेप में, है ना। और एक आ जाता है हमारे पास क्या? डी जेड एक्स, मतलब जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। पर ये तीनों जो सेल है, ये तीनों जो ऑर्बिटल है, ये इन बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी नहीं होगा कि वाई एक्सिस में भी नहीं होगा, पर इन बिटवीन में कहीं होगा। ये तीनों में वही हाल है। मतलब ये तीनों ऑर्बिटल क्या है बोलो? बिटवीन द व्हाट? एक्सिस। ये एक्सिस के बीच में, अलोंग द एक्सिस नहीं है। पर दो ऑर्बिटल जो है उनमें से ये दो ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल को देखोगे तो ये अलोंग द एक्सिस है। मतलब अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया तो ये एक्स एक्सिस को ऐसा काटेगा और एक वाई एक्सिस को काटेगा। समझ में आया कि नहीं? ये अलोंग द एक्सिस है। और डी जेड स्क्वायर का बात किया जाए, है ना, ये मान लो जेड है, डी जेड स्क्वायर का बात किया जाए तो ये पहला वाला जेड में काटेगा और जेड के तरफ रिवॉल्व भी कर रहा होगा अलोंग द जेड एक्सिस मानते हुए। तो इस दो ऑर्बिटल को
जिसको हम कह रहे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी जेड स्क्वायर, ये दो कहां पे हैं? अलोंग द व्हाट सर? एक्सेस, अलोंग द एक्सेस। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना? चलो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है, जो कि डी जनरेट्स था, डी जनरेट्स मतलब सेम एनर्जी था सबका, मतलब ईच ऑर्बिटल का एनर्जी क्या था? सेम था, इसीलिए सारे 5 ऑर्बिटल आपस में मिले हुए थे और इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हंस रूल से हो रहा था। पहले सिंगल सिंगल रहेंगे, फिर पेयरिंग होंगे 5 डब्बा में, 5 डब्बा का पांचों का एनर्जी सेम था, इसीलिए हंस रूल को हम ओबे कर रहे थे। पर वो कहता है कि भाई साहब, जब तुम ग्राउंड स्टेट में इस डब्बे को लेते हो, है ना, सपोज करो यहाँ पे एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तुमने लिया। जब ग्राउंड स्टेट में लेने के बाद तुमने इसको क्या किया? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच, एक्साइटेड स्टेट नहीं, मतलब कह लो कि इसको एक ऐसे सेल में पहुंचा दिया जहां से वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को मतलब पेयरिंग करना स्टार्ट कर लेगा, एक तरह का एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में एक एनर्जी मिलता है इसको, है ना, एक्साइटेड स्टेट में एक एनर्जी मिलता है। हल्ला नहीं करो, ये एनर्जी जोड़ देते हैं, ये एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। सुनना ध्यान से, ये एनर्जी का लाइन है ना, इसको रेफरेंस मान रहे हैं और इस एनर्जी का रेफरेंस का नाम दे रहे हैं हम बेरी सेंटर। क्या नाम दे रहे हैं? बेरी सेंटर। वी आर एज्यूमिंग कि हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड डाउनवर्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। बोले तो नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी होता है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में ये भाई साहब स्टेबल थे। अब क्या किए? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, अभी बॉन्ड बनाए नहीं, ये रेडी हो रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अगर पिक्टोरियली समझाया जाए कि मतलब हमारा जो मेटल था ना, नॉर्मली जो एक मेटल था, मेटल क्या किया? अपने चारों तरफ क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा पॉजिटिव एजम्पशन ये किया ना, ये जो मेटल था अपने ऑर्बिटल को खाली कर दिया, ऑर्बिटल को खाली करने के बाद चारों तरफ क्या दिखा रहा है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। अच्छा, मेटल तो पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए, लेकिन मेटल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुआ? सवाल है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह हुआ, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? और जब तक ये एक साथ है स्फेरिकल शेप में, तब तक इनका जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम है। और इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? व्हाट? डीजेनरेट्स ऑर्बिटल। मतलब डीजेनरेट का मतलब होता है कि एनर्जी सेम होता है सबका। लेकिन होगा क्या? अब बारी है लिगेंड के आने का। जब इससे अटैचमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसा रेडी कर लेता है। किस चीज के लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहां से लिगेंड आएंगे। अब लिगेंड दो तरह के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, या फिर नेगेटिव चार्ज लिगेंड, या फिर न्यूट्रल लिगेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मान लो अगर लिगेंड में आएंगे तो लिगेंड को हम समझ लो कि एक चार्ज है। ध्यान से सुनना, लिगेंड क्या है? एक चार्ज में आ रहे हैं। कोई चार्ज है लिगेंड के पास, या तो लिगेंड के पास जनरली कौन सा चार्ज है? ध्यान से सुनना, लिगेंड के पास जनरली क्या है? नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है, या तो न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर भी डाइपोल है या नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर लिगेंड आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो इसका जो बाउंड्री इलेक्ट्रॉन का, उसके बाउंड्री के सामने आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज के सामने आने लगेगा, तो दोनों में क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। और अगर रिपल्सन होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता कि इंक्रीज करता? भाई फिजिक्स में हमने क्या समझाया है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। जहां पे रिपल्सन है वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, जहां पे अट्रैक्शन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। अरे भाई, नेगेटिव का मतलब लेस पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन होता है। जब भी अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देता है, फिजिक्स में समझाएं। और जहां रिपल्सन, जो मतलब तुम करना चाह रहे हो करने नहीं दे रहा, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तुम इसे अलाउ कर रहे हो जो करने के लिए, वो अपने आप कर ले रहा है वो काम, तुम्हें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ रहा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। और लो एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी होता है। इसका मतलब तुम जब लिगेंड को लेके आ रहे थे, तो लिगेंड के भी बाउंड्री में जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज, या कह लो कि डाइपोल का भी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज का बाउंड्री में नेगेटिव चार्ज होगा, देयर विल बी रिपल्शन, एंड व्हेन द रिपल्शन विल इंक्रीज द एनर्जी विल इंक्रीज। अच्छा, एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल बेरी सेंटर में नहीं रहेगा, ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बट वेट अ मिनट सर,
ऊपर जाने का भी तरीका है। क्या मतलब है? इसके जो ऑर्बिटल है दो पार्ट में जुड़े हुए हैं। क्या ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं? एक है ऑर्बिटल जो तीन ऑर्बिटल, इन तीन ऑर्बिटल को हम कहते हैं जिन जो अलोंग द एक्सिस थे, इनको हम कह रहे हैं T2G। क्या कह रहे हैं? T2G। T2G है ना, इसका ऑर्बिटल का नाम हमने दिया है कि इस ऑर्बिटल का नाम है T2G। ये तीन ऑर्बिटल को कह रहे हैं आपस में, ये तीन को T2G कह रहे हैं। और ये जो दो ऑर्बिटल है उसको हम क्या कह रहे हैं? EG कह रहे हैं। दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, ये तीन तो T2G और ये EG। सर उन्होंने अलग काम नाम क्यों रखे? वो इसलिए अलग नाम रखे हैं बच्चों, ये तीनों ऑर्बिटल सेम जैसे हैं, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल क्या है? सॉरी बिटवीन द एक्सिस है, ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है। तो इस सिचुएशन में हम इसको समझने के लिए हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो हम पहले तुम्हें समझा रहे हैं, किसके लिए समझा रहे हैं बच्चों? फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए समझा रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर लिगेंड का तरीका है, देखा गया है कि मतलब ये बनाया गया थ्योरी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसमें लिगेंड जो आते हैं ना वो अलोंग द एक्सिस आते हैं। जब अटैच करने के लिए लिगेंड आते हैं वो कहां से आते हैं? अलोंग द एक्सिस आते हैं। बात समझ? बिटवीन द एक्सिस नहीं आते हैं, कहां आते हैं? अलोंग द एक्सिस। जब ये अलोंग द एक्सिस आएंगे तो रिपल्सन कहां पे महसूस होगा? अलोंग द एक्सिस की बिटवीन द एक्सिस? अलोंग द एक्सिस। अरे ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस में होगा उस पे ज्यादा रिपल्सन होगा कि जो बिटवीन द एक्सिस में होगा उस पे रिपल्सन होगा? क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो इनमें पता करना होगा कितने ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन ठो है? ये दो ठो है, जिसको EG कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? EG। ये अलोंग द एक्सिस, तो ये हमारे लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो रिपल्सन भी अलोंग द एक्सिस में बढ़ा, ये दो में रिपल्सन बढ़ा और इनने इसमें रिपल्सन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा तीन में? क्योंकि वो ऑर्बिटल कहां रखे हुए थे? बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड कहां पे आ रहा है? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस आ रहा तो रिपल्सन अलोंग द एक्सिस में बढ़ा, बिटवीन द एक्सिस में नहीं बढ़ा। इसका मतलब भाई साहब ये तीन ऑर्बिटल और ये दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी अब चेंज होने वाला है। ये फर्दर अभी डीजेनरेट रहने वाले नहीं है क्योंकि इसका एनर्जी चेंज हो जा रहा है। मतलब अगर एनर्जी चेंज हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल टूट जाएगा। ये जो 5 डब्बे वाला ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल ब्रेक कर जाएगा बच्चों। क्यों ब्रेक कर जाएगा? क्योंकि जो लिगेंड आ रहे थे वो अलोंग द एक्सिस आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लिगेंड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अलोंग द एक्सिस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो दो ऑर्बिटल है, एक T2G वाला एक EG वाला, EG वाला का एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब EG वाला ऊपर चला जाएगा। EG वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चल जाएगा क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया। तो उसका एनर्जी बढ़ गया लेकिन टोटल एनर्जी क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बढ़ गया तो किसी को घटना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब T2G का जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा और ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा किसमें? T2G और EG में। आया बात समझ में? जब ये लिगेंड आते हैं तो ऐसा होता, T2G और EG में बढ़ जाएगा और बटने के बाद ये ऑर्बिटल कुछ अलग एनर्जी ले जाएगा। कितना एनर्जी ले जाएगा जी? है ना, ये ले जाएगा 3/5 ऑफ डेल ओ। डेल ओ क्या है? ये पूरा एनर्जी गैप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। समझ गया? ये पूरे यहाँ पे डिफरेंस जो एनर्जी का गैप है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप करती है। ये क्या करता है? 3/5 ले जाता है उसका। और ये कितना ले जाता है रे? ये नीचे वाला कितना एनर्जी ले जाता है? ये नीचे वाला जो एनर्जी ले जाता है उसको एनर्जी कहते हैं -2/5 डेल ओ। याद रहे सिंगल ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, सिंगल ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल ले जाता है 3/5। तो दो ऑर्बिटल कितना ले गया? अरे दो ऑर्बिटल कितना ले गया? प्लस 6/5। यहाँ तीन ऑर्बिटल कितना ले गया? 3 इंटू 2/5। जब इसको जोड़ोगे 6/5 डेलो माइनस 6/5 डेलो कितना हुआ? 0। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये रूल कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो बच्चों यहां से हमें मिलता है एक स्प्लिटिंग और इसी को कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट? द डी ऑर्बिटल इनटू द EG एंड T2G। अब यहां पे आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आता है? ये कहता है थ्योरी कि अगर, समझ में आया, कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगेगा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप से।
ये जो एनर्जी गैप है ना, ये उससे ज्यादा क्या एनर्जी लग रहा है, पेयर करने का एनर्जी P4। यहाँ पे P4 क्या समझेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी। सर समझे नहीं? अरे भाई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयर होएगा तो पहले तो रिपेल करेगा ना, उसके बाद ना पेयरिंग होने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब भी एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर करना चाहता है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा और थोड़ा मुश्किल से फिर जाके पेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब उसे एनर्जी लगेगा। तो कहता है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगे ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन पहले जंप करना पसंद करेगा। क्या मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रहेगा और ऊपर चल जाएगा। मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से ज्यादा रहे देन, है ना, इलेक्ट्रॉन विल, है ना, जंप, है ना, आफ्टर, है ना, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ T2G। मतलब T2G को आधा भर के, इनकम्प्लीट का मतलब होता है हाफ फिल, या फिर कह लो आफ्टर हाफ फिलिंग ऑफ T2G। जब T2G आधा फिल हो जाएगा तो आधा फिल होने के बाद वो पेयर नहीं करेगा, वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। लेकिन पेयर करना चाहिए था, क्योंकि रूल कहता है, हंस रूल क्या कहता है, सेम एनर्जी में पहले सिंगल सिंगल रहेगा तब पेयरिंग होगा। तो भाई साहब इन दोनों का एनर्जी तो अलग हो गया, अब तो अलग हो गया तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर होना चाहिए। लेकिन रूल कह रहा है नहीं, देखो पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है कि जंप करने में ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन वही काम पसंद करता है जो उसे आसान लगे। तो आसान क्या है उसके लिए, जंप करना, क्योंकि पेयर करने में एनर्जी क्या लग रहा है, समझ में आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया देन इलेक्ट्रॉन will what, pair after half filling of T2G। T2G को हाफ फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, पेयर करने लगेगा। और ये थ्योरी देखो कैसे समझाता है, जबरदस्त किस्म का, कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कलर। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है हमें कलर क्यों दिखाते हैं, अब इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है तो कोई भी एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को जानना चाहेंगे भाई, है ना, ध्यान से सुनना कि वो कलर क्यों दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लिए FeCN6, है ना, यहां पे ले लिए 3+, FeCN6 3+, तो आयरन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, अरे बताओ भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3- में आयरन यहाँ पे कितना आ जाएगा, Fe2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का सिखाए ना लास्ट क्लासेस में कैसे निकालते हैं। 6 टाइम्स -1 इज -6, -6 उधर गया +6, +6 -3 सॉरी +3 Fe3+, क्लियर है। अब Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, पहले नॉर्मल वाला कर लेंगे, नॉर्मल वाला करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन का 18 लिख लेंगे और 18 लिखने के बाद यहाँ पे 20 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। तो अगर मान करके चलो हम यहाँ पे आयरन 3+ ले रहे हैं बच्चों, तो आयरन 3+ में हमारे पास क्या मिलेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर उस 5 इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, क्योंकि हमारा पास अब क्या करेगा, ये अभी पेयरिंग हो गया, वो ये ऑर्बिटल D5 यहाँ पे आ गया। ध्यान से सुनना, हम एक काम करते हैं ना, इस पेज को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं ताकि तुम्हें बात अच्छे से समझ में आ जाए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हाँ चलो, ये पीछे वाला जो केस है इसको इस हम मिटाते हैं, हम नया वाला केस में समझा रहे हैं उसको, देखो उसको रहने दो, नोट्स भी है ना, इसको समझा रहे। देखो अब ये जो हमने समझा, अब इसको अप्लाई करने की बारी है, ये वाला सेकंड पेज में अप्लाई करने की बारी। पहले हम लोग समझे, अगर हम लोग समझ गए तो देखो अप्लाई करेंगे, ये नोट्स है कॉपी कर दिए हम, है ना। तो अप्लाई करने का जब बारी आया तो ये जो D5 के इलेक्ट्रॉन है भाई, वो D5 के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 4 5 Fe3+। अब आएगा लिगेंड, कौन सा लिगेंड आएगा, CN6। जब CN6 आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग कैसा होता है, T2G नीचे जाता है और Eg कहां हो जाता है, ऊपर चल जाता है।
जब ऐसे होगा ये 5 इलेक्ट्रॉन फिर से सजेंगे अभी यहाँ पे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाया जाएगा, डिपेंड करेगा कि ये पहले पेयर करना पसंद करेगा कि बट जम करना पसंद करेगा। तो इसके एक तीसरा रूल लिख लो, है ना, इन SFL अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भाई, है ना, ये ज्यादा होता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप ज्यादा होता है। और WFL में जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसमें वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगता है, मतलब ज्यादा लगेगा पेयरिंग एनर्जी। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगेगा, ऑक्टाहेड्रल कम लगेगा। सर समझे नहीं, कॉन्सेप्ट समझाइए ना। जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये एज्यूम करेंगे कि ज्यादा पोलैरिटी उसमें, तो ज्यादा पोलैरिटी मतलब ज्यादा रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन मतलब ज्यादा दूर का मतलब एनर्जी गैप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई जंप नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा है एनर्जी गैप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। समझ गया ना। और वीक फील्ड लिगेंड का बात कर रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड में ज्यादा पोलैरिटी नहीं रहने की वजह से रिपल्सन कम होगा, गैप थोड़ा कम निकलेगा। तो गैप कम निकलेगा, गैप कम निकलने की वजह से वो बोलेगा कि भाई हम पहले ना एक काम कर लेते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड, हाँ वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, गैप कम रहेगा, बोलेगा यार गैप जंप करना मेरे लिए आसान है, इसके बनिस्बत के हमें पेयर करना पड़े, इसीलिए वो जंप करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको समझने से पहले एक बात समझ ले कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। दोबारा से बता दे, क्या के लिए उससे पहले वाला क्लासेस यूट्यूब में हम ये नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, इसको करेंगे। समझ में आया कि नहीं, तो दोबारा से बता दे रहे, ये है तुम्हारे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। यहां से हमारा ऑर्डर कहां से कहां तक है, वीक फील्ड लिगेंड से लेके कहां तक गया है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गया है। जब भी हम लिगेंड का बात करेंगे तो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है, सबसे वीक लिगेंड होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन माइनस, थायोसाइनेटो एस, क्लोरीन, सल्फर एंड सो ऑन। तो यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्ट होता है, कहां से, H2O से। H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मतलब यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट हुआ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NCS, EDTA, NH3, EN, CN, CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा तो वो पेयर करेंगे, वो जंप नहीं करेंगे। अब जरा सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया बात तो चलो इस चीज को हम समझ लेते हैं। चलो अब ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो हमने जो लिगेंड का इस्तेमाल किया, वो लिगेंड कौन है, सायानाइड। तो सायानाइड किस ग्रुप में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, गौर करो। हम बोले वाटर के बाद जो भी आया क्या, कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो वाटर के बाद सायानाइड एकदम लास्ट में आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा है कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, कार्बोनिल। कार्बोनिल से पहले कौन है, सायानाइड। तो सायानाइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होगा, तो लिखना होगा कि एज CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये इतना दूर, रिपल्सन ज्यादा होगा, दूर हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के बाद क्या करना चाहेगा, पेयर करना चाहेगा। बोले तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 रहेगा, फिर पेयरिंग होगा। 1 कितना हो गया, बात समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे तुम्हें एक बात का हम जवाब दे दे, हम तुम्हें बताए थे कि बच्चों VVT ये तो बता देता है कि एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, क्वालिटेटिवली बता देता है, पर क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकता। मतलब ये नहीं बता पाता है कि भाई साहब कितना बोर मैग्नेटोन, वो गलत बता देता है। क्यों, क्योंकि तुमने VVT इस्तेमाल किया होता तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता तुमको, 5। तुमने CFT इस्तेमाल किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, यही चीज जानना जरूरी है। आया बात समझ में, ये बता सकता है कि रियल वैल्यू क्लियर है। अनपेयर्ड तो वो भी दिखा रहा है, अनपेयर्ड यहां भी दिखा रहा है, लेकिन ये करेक्ट वे में दिखाएगा। क्लियर है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक, वो तो बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हमने ये समझा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया। क्यों जंप नहीं किया, एनर्जी ज्यादा लग रहा तो पेयर कर लिया। अब ये पेयर कर लिया तो ये समझते हैं कि भाई साहब ये कलर क्यों दिखा सकता, कलर दिखाने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, मतलब ऊबर का ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली होना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा 2 ऑर्बिटल खाली है। इसका मतलब ये हुआ अगर जब ये ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, कौन, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर चले जाएंगे, कूद जाएंगे।
जब कूद जाएगा वहां देखेगा भाई साहब यहाँ पे एनर्जी मेरे को ज्यादा लग रहा है, वहां पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो स्टेबल नहीं रहेगा तो वो वापस नीचे आएगा। जब वापस नीचे आएगा तो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें से विजिबल लाइट भी आ जाएगा, है ना। मतलब 7 कलर्स में से कोई कलर रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ एब्जॉर्ब करके हो जाएगा और फिर देखेगा वहां स्टेबल नहीं है तो नीचे आएगा, और नीचे आने से फिर उसको रेडिएट करेगा, और फिर हमारा सॉल्यूशन क्या दिखेगा, कलर दिखेगा। दैट इज व्हाई इट जस्टिफाई कि व्हाई कंपाउंड्स शो कलर। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इट्स सो डी ट्रांजिशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। हम बोले थे जब तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो तुम्हें यह बताए थे बच्चों कि भाई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताएंगे इसका जस्टिफिकेशन के व्हाई इट इज सो। क्लियर है? तो पता चला कि भाई, तो तुमसे अगर कोई कहे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, आयरन 3+, है ना, किसमें, है ना, इन FeCN6 व्हाट, क्या लिया थे रे, 3-, बोल रहा है कि इसमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कैसे बताओगे? सुनना, हमें बस लास्ट वाला लिखना है, डी का लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, डी का लिखना है। तो नॉर्मल डी कितना था, D5 था, पर ये D5 कैसे हुआ, पहले क्या लिखेंगे, T2G, फिर क्या लिखेंगे, Eg। मतलब T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताना चाह रहा है कि वो जंप नहीं किया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एग्जाम में आएगा, समझ में आया? इसीलिए इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अगर हमने यहाँ एग्जाम्पल में जो स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ने जब बोर्ड में आएगा कि एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विद एग्जांपल्स, तो कोई एक एग्जांपल ले लेना भाई और कर लेना, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लेना, लेकिन इतना एग्जांपल लेना कि जस्टिफाई करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, नॉन ऑक्सीडेशन। हम जो निकाले Fe3+ दिखाता है, Fe2+ दिखाता है, या बुक के कोई भी एक एग्जांपल याद कर लेना अच्छे से, जो VVT का एग्जांपल है ना, बस उसी को किस सेफ्टी में लगा देना, हो जाएगा। क्लियर है? तो हम अगर दूसरा एग्जांपल ले, ये किसका एग्जांपल था, वीक फील्ड का कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यूज किए हम। अगर हम वीक फील्ड का इस्तेमाल करते तो, जरा देखो बच्चों, हमारे बुक में एग्जांपल जो था, हल्ला नहीं करो, हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, है ना। शायद मेरे को याद है कि कोबाल्ट दिया हुआ था बुक में ना, पता नहीं क्या दिया हुआ था, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोबाल्ट का कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं कोबाल्ट का COFe6, है ना। Fe6 कर लेने से यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 3-, है ना। ये शायद एग्जांपल था बुक का, है ना। तो COFe6 3-, यहाँ तो फ्लोरीन देख रहे हो, और फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ ना कोबाल्ट का, कैन यू डू इट? T2G Eg में क्या लिखेंगे, ये फ्लोरीन है। पहले ये समझो कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +3, अरे -6 है भाई, उधर जाएगा +6 होगा, तो +6 - 3 इज +3। इसका मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, पहले एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकाल ले, कितना होगा, ठीक है ना, यही आएगा कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का अगर करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, और 18 2 20, है ना, और तुम्हारा आ जाएगा 7 27। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो भाई साहब अगर मान करके चलो हम कोबाल्ट 3+ ले लेंगे, क्या ले लेगा, कोबाल्ट 3+, वही लिया ना कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट 3+ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, D से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, D6। अरे भाई CO3+ अगर लेंगे हम, तो CO3+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, तो तुमको क्या बच रहा, 4s0 3d6 बच रहा कि नहीं बच रहा। अब 3d6 को यहाँ बैठाने का बारी आया, यहाँ अरेंज करने का बारी आया। मेरे को बताओ, ये वीक फील्ड लिगेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये एनर्जी गैप कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करेगा, पेयर करना पसंद नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। इसका मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला है, 3 डब्बा है, सॉरी 3 डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 2 डब्बा 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर करना नहीं पसंद करेगा, ये क्या करना पसंद करेगा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, फिर 2 क्या हो जाएगा 5, फिर वापस आएगा। समझो कैसे भरा, इसको समझो। हम कोबाल्ट के बारे में बताए ना, ये कोबाल्ट 3+ में क्या निकल के आया, 3d6 आया, लेकिन इसमें जो लिगेंड लगा हुआ है, कौन लगा हुआ, फ्लोरीन। कैसा लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है,
तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, डी का जो स्प्लिटिंग करेगा, वही समझा रहे तुम्हें, डी का स्प्लिटिंग तो ऐसा हो गया, चलो ये हमें समझ में आएगा डी का स्प्लिटिंग, लेकिन डी का स्प्लिटिंग में ये बात पता चलना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब ये एनर्जी गैप बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करेगा। तो भाई साहब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करेगा तो कैसे होगा, D6 कैसे रहेगा, पहले रहेगा 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा 6। बात समझ में आया। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और डी का क्या लिखोगे, T2G में 4 और EG में कितना लिखोगे 2। आई होप सो कि तुम समझ गए हो, समझ आया। चलो अब ये था किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था। नाउ इट्स टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो पढ़ा दिए, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे काम करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग देखो, फिर से स्प्लिटिंग करेंगे। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से हमारा डी सबसेल है ना, डी सबसेल को थोड़ा सा एक्साइटेड किए, तो एक्साइटेड करने से ये बेरी सेंटर में पहुंच गया, है ना, इसको हम बेरी सेंटर कहेंगे, रेफरेंस लाइन हमारा जिसको हम बेरी सेंटर कह रहे हैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, है ना, ध्यान दो। अब अगर मान लो इसका हम स्प्लिटिंग करेंगे, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बात कर रहे हैं, पहले किसका था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला आता है अलोंग द एक्सिस, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्या आता है, बिटवीन द एक्सिस। जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनके लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आता है। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये नोट करने की बात है, क्या है, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना, लिगेंड्स कम along the axis, while for coordination number 4, है ना, ligands comes या फिर come to attack between the what axis। ये चीज याद होना चाहिए। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो लिगेंड बिटवीन द एक्सेस आएगा, तो किसको ज्यादा रिपेल करेगा भाई, जो बिटवीन द एक्सेस हो। बिटवीन द एक्सेस कौन था, T2G, अरे भाई DXY DYZ DZX, तो T2G जो था उसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसीलिए ऊपर में क्या रहेगा, नहीं, नाम इसका सिर्फ रखेंगे T2, और यहां नीचे में जो रहेगा उसका नाम रहेगा सिर्फ E। सर क्यों, वो इसलिए द वर्ड G इज यूज फॉर सिमेट्रिक, है ना, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो सिमेट्रिक फिगर है, देखे हो ना, तो सिमेट्रिकल के वजह से उसका नाम G रखा गया। और चूंकि हमारा जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो सिमेट्रिक नहीं होता है, दैट इज वाई यहां से G रिमूव कर दिया गया नेम से। समझ गए, अगर एग्जाम में कोई पूछेगा तो इसका भी जवाब दे देना। तो भाई साहब T2 ऊपर चला जाएगा इस बार, क्योंकि अलोंग द एक्सिस सारा रिपल्सन T2 पे ज्यादा पड़ेगा, वो ऊपर चला जाएगा, और E कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। अब तुम इसका क्या कर सकते हो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। इसका अगर एग्जांपल तुम्हें हम समझाएं, है ना, कॉपी कर लेते हैं पेज, उसके बाद समझाते हैं। इसका अगर एग्जांपल समझाएं, से हल्ला नहीं करो, तो सबसे पहले समझा दे रहे हैं तुमको निकेल का। हम निकेल का ले रहे हैं बच्चों CN4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं क्या, 2-, क्या ले रहे हैं, NiCN4 2-। अगर तुम यहां पे देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, अरे देखो, जिसको नहीं मालूम ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से बता रहे, जिसका निकालना उसको X मानो, उनके चार्ज को लिखो, एक साइनाइड का चार्ज -1 होता है, 4 है, और कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का चार्ज लिखो इक्वल टू -2। एक हम बार बार जो बोल रहे हैं ना, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही मतलब है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब है कि -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा और बचेगा +2। इसका मतलब निकेल यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +2 पे है। तो +2 का हम पहले निकेल, नॉर्मल निकेल का निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 28, तो इसका क्या होगा, आर्गन 18, 18 2 20 और 8 28। लेकिन हमें किसका निकालना था, निकेल 2+ का, तो 2+ का क्या हो जाएगा 4s0 3d 8, होगा कि नहीं होगा।
अब इसको करेंगे स्प्लिटिंग में, ध्यान देना भाई, इसको स्प्लिटिंग में करेंगे। हमको ये बताइए यहाँ पे कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये एनर्जी गैप को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। और इस एनर्जी गैप को यहाँ पे नाम है टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप। पहले वाले का क्या नाम था? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर इसको हम करेंगे तो भाई साहब कैसे होगा, तुम बता सकते हो? करके खुद से दिखाओ, इसको खुद से करके दिखाओ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, इसको करके दिखाओ, थोड़ा बुक देना से। तो चलो तुम लोग कर लिए, अब देखो कैसे करना था। तो यहाँ पे बात ऐसा था कि यहाँ पे जो एनर्जी था भाई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब टेट्राहेड्रल एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेड इलेक्ट्रॉन जंप करने से अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर करना पसंद करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 सिंगल सिंगल रखा जाएगा हंस रूल के अकॉर्डिंगली, और जंप नहीं कर सकता इसीलिए पेयर करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया, 4 हो गया, फिर आएगा 5, 6, 7 और 1, 8। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ E4 और फिर क्या हुआ T2 4। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे कि बच्चों जब इसको तुम निकाल रहे थे, है ना, तो यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछेगा क्या ये कॉम्प्लेक्स कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, टेल मी, है? अरे कलर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा भाई, अनपेड एक होना चाहिए एटलीस्ट। 2 तो अनपेड है, तो यहाँ से जा सकता है ऊपर, जंप करके वापस नीचे आ सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर दिखाएगा। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जिसने पेयर किया हुआ है वो इनर डी यूज करता है, जो पहले पेयर कर लिया है, और जो पहले पेयर नहीं किया है वो आउटर डी यूज करता है, या फिर sp3। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा या dsp2 होगा। जो पहले पेयर कर लिया बाद में जंप किया, तो इसका मतलब पहले वो किसको यूज किया, वो डी का इनसाइड ऑर्बिटल करेगा ना यूज। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडेशन, जो बीबीटी में आराम से पढ़ चुके थे, उतना दिमाग लगाने का नहीं। तो बच्चों इस बात को जस्टिफाई करता है कि क्यों बीबीटी में कुछ एलिमेंट पहले पेयर कर रहे थे और कुछ एलिमेंट पेयर नहीं करके आगे वाले सेल यूज कर रहे थे। ये इसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर करवा देता है, वीक फील्ड लिगेंड जंप करवा देता है। देयर इज रिलेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर साल बच्चों को बताते हैं कि इस फॉर्मूले को नहीं भूलना, पर बच्चे भूल जाते हैं और एमसीक्यू देते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जाम टेस्ट लेंगे तो तुम फिर से गलती कर दोगे, अभी भी बोल रहे हैं। ये जो टेट्राहेड्रल एनर्जी के आपका रिलेशन है ऑक्टाहेड्रल के साथ, वो 4/9 होता है, ये याद रखना एग्जाम में। द रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल एनर्जी स्प्लिटिंग गैप एंड ऑक्टाहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल गैप इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब रियल में कंपेयर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के, ऑक्टाहेड्रल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? क्या रिलेशन है? टेट्राहेड्रल इज 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। उम्मीद करते हैं कि तुम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ गए हो कि फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका हम एक ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा, वीक फील्ड तुम खुद कर लोगे कि वीक फील्ड के लिए क्या होगा, जंप होगा, बस इतना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि सच में समझे है कि नहीं समझे। और ये हमारा एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बोर्ड में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको थोड़ा ध्यान दो। क्या क्वेश्चन है? व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, या फिर क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका हमें ऑर्डर बताना है। नहीं समझे? मतलब हमें ऑर्डर का मतलब बताना है कौन कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, एब्जॉर्ब कर रहा है। ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है कि कम कर रहा है। तो चाहे तुम कम से ज्यादा वाला भी सजा सकते हो, ज्यादा से कम वाला भी सजा सकते हो। भाई साहब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। याद करो क्लास 11 का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, याद तो होगा नहीं पर फिर भी बता दे रहे। वो फॉर्मूला था E = h/nu, है ना। ये मैक्स प्लैंक के द्वारा गया फॉर्मूला था एनर्जी का। मैक्स प्लैंक कहते हैं भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। समझ गए? इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे hc/λ। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो हमें ये समझना होगा किसका एनर्जी ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन कि किसका एनर्जी ज्यादा है, ये समझना होगा। स्प्लिटिंग जब करेगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी उतना लगेगा। एनर्जी जितना ज्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगा उतना छोटा वेवलेंथ होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ छोटा होगा तो ना एनर्जी ज्यादा होगा।
समझ में आया कॉन्सेप्ट? वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, ये तीन लिगेंड में से ये तो भाई सबके सब निकेल है, अगला दिमाग ही नहीं लगाना है, सबके सब क्या है, निकेल है, तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। और सबके ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। कैसे 2+ हुआ? यह हुआ क्या, -6, -1 है NO2 का, नाइट्रीटो O ये -1 है, उधर जाएगा -6, उधर जाएगा +6, +6 -4 +2, बाकी ये 0 है, ये अंदर वाला भी 0 है, तो +2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें बस देखना है कि लिगेंड कौन है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो हमने ऑर्डर पढ़ रखा है लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्ट कहां से होता है, H2O से, मतलब स्ट्रॉन्ग में से सबसे वीक कौन है, H2O है। उसके बाद कौन आएगा, इस फील्ड में NH3 आएगा। अच्छा, हमारा ऑर्डर में हमने NO2 को नहीं लिखा है ना, तो याद रखना बच्चों कि NO2 जो है ना स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है देन द NH3। NH3 से भी स्ट्रॉन्गर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर SFL का ऑर्डर बताएंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, NO2 है, फिर कौन है, NH3 है, फिर कौन है, H2 है। अगर तुमने ये समझ लिया तो सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप किसमें पाया जाएगा, सबसे ज्यादा स्प्लिट कौन करेगा, NO2 वाला, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्प्लिट वो करेगा। अगर सबसे ज्यादा स्प्लिट वो करेगा, इलेक्ट्रॉन को जम करने के लिए ऊपर में एनर्जी उतना ज्यादा चाहिए होगा, और एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम चाहिए होगा। बात समझ में आया? तो सिंपल भाषा में जिसका गैप ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होता है बट वेवलेंथ कम चाहिए होता है। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका हुआ, इसका हुआ। हमको किस में सजाना है, ऑर्डर में सजाना है, तो हमको लिखना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का बात करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका होगा रे, कौन सा कॉम्प्लेक्स का होगा, NiNO2 6 व्हाट 4-, उससे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा फिर, है ना। अरे भाई तो सही है, तो लिखा हुआ ऑर्डर में फिर, है ना, ये 2+, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, NiH2O6 2+, सबसे ज्यादा ऑर्डर में होगा। क्यों, क्योंकि भाई सबसे कम एनर्जी इसको लगेगा, एनर्जी कम लगेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए? देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, हमें फिर बोलोगे सर आप तो ऐसा पढ़ाए नहीं थे। ए भाई हम सब पढ़ाए, हम तुम्हें स्प्लिटिंग समझाएं कि नहीं, सब कुछ समझाएं, पर फिर क्या करता है एनसीईआरटी इसको ट्विस्ट करके देता है। कोई कॉन्सेप्ट जानते हो तो चलो करो, हमें कॉन्सेप्ट क्या था, हमें जानना था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है, बस उतना बता देता कि ऑक्टाहेड्रल ज्यादा क्या होगा। लेकिन उसके बाद तो कॉन्सेप्ट है कि वेवलेंथ एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए कुछ बेसिक्स होना जरूरी होता है, और एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है इस चैप्टर में, खास करके डी एंड ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे का बात करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वो और ये दोनों अलग कलर दिखा रहे हैं, जबकि दोनों तो आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है, और आयरन का कॉम्प्लेक्स होते होते दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। क्या मतलब है सर, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स बोल के मानेंगे, इसका सब का -1 होता है, इसका -4 होता है, तो एक्स का वैल्यू तुम मैथमेटिक्स तो आता होगा भाई, सोल्व करो कितना आएगा, +2 आएगा। यहां पर तुमको दिख रहा है एक्वा, एक्वा का चार्ज कितना होता है 0 = +2, इसका मतलब यहां पर भी +2 दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर भी आयरन Fe2+ में है और यहां पर भी आयरन Fe2+ में। तो बोल रहा है भाई कि आयरन तो दोनों में सेम में है, पर ये दोनों अलग अलग कलर क्यों दिखा रहे, बिकॉज द नेचर ऑफ द लिगेंड अटैच्ड। यहाँ पे साइनाइड लगा है, यहाँ पे वाटर लगा है, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड में से सबसे वीक है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में से सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक है, सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। बात समझ में आया? इसका तो गैप ज्यादा होगा ना। सुनो ध्यान से मेरा बात, लॉजिकली समझो कि जब इसका स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऊपर में Eg जाएगा और नीचे में क्या रहेगा रे, T2G रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये गैप बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू इसमें जो गैप होगा। इसका जो गैप होगा ठीक है स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा गैप, उतना ज्यादा गैप नहीं रहेगा, इसका गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब तुम सोचो, जब गैप ज्यादा है एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन को जम करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसमें एनर्जी जम करने के लिए ज्यादा लगेगा और इसमें एनर्जी जम करने के लिए कम लगेगा। तुम्हें पता होगा एनर्जी का, फिर से समझाते हैं कॉन्सेप्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है। और कलर
को कौन बताता है? लाइट का फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी है ना, इज नथिंग बट द, क्या बोल सकते हैं, एक तरह का फिंगरप्रिंट है कलर का, कि कौन सा कलर कैसा दिखता है वो उसका फ्रीक्वेंसी बताता है। बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इवन इफ की मीडियम चेंज हो जाए। लाइट को अगर रेड लाइट को पानी के अंदर मारोगे तो ब्लू थोड़ी दिखने लगेगा, वो रेड ही दिखेगा। इवन इफ की मीडियम इज चेंजिंग बट द कलर विल नॉट चेंज, हेंस द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इसका मतलब कलर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तुम बताओ, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तुमने पढ़ा था क्लास 8-9 में पढ़ा था सर। फोगी वेदर में भी दिखेगा, जो हमारा सिग्नल होता है ट्रैफिक, उसीलिए रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, हमें दिखेगा आंख में। ये तुमने पढ़ रखा है बचपन क्लास में। वे अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब रेड कलर को कम एनर्जी, रेड कलर कम एनर्जी देता है। इन शॉर्ट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम देगा। तो तुम विग्योर जानते हो ना, 7 कलर्स, ध्यान से सुनना। विग्योर में सबसे कम एनर्जी किसका होता है? रेड का। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट कलर का होगा। तो अगर तुम ही सोच के देखो, इन दोनों का अगर एनर्जी अलग अलग है तो जंप करने के लिए भी कलर भी तो अलग अलग एब्जॉर्ब लगेगा। सेम गैप होता तो सेम कलर एब्जॉर्ब करके जंप करता। इसका गैप ज्यादा, बोलेगा नहीं हम नहीं होंगे भाई, हम ग्रीन से होंगे जंप, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है। बोले हम येलो से हो जाएंगे ना फिर, समझ में आया? या फिर बोलेगा हम हाँ येलो और ऑरेंज के मिक्स से हो जाएंगे, येलोइश ऑरेंज से हो जाएंगे। एग्जांपल बता रहे, ये बोलेगा नहीं हम येलोइश ऑरेंज से हो जाएंगे, ये बोलेगा नहीं हम ग्रीन से होंगे। तो इसका सॉल्यूशन ग्रीन दिखेगा और इसका सॉल्यूशन येलोइश ऑरेंज दिखेगा। इसीलिए इनके कलर अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें लिगेंड अलग है, और लिगेंड अलग होगा तो स्प्लिटिंग भी अलग होगा और जंपिंग अलग होगा कलर के साथ। और फिर क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या गजब समझा रहा है कलर को। समझ में आया? हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक एलिमेंट सोर्स कलर। अब तुम समझो इसको कि कैसे, हाउ। क्लियर या नहीं क्लियर? बहुत ही जबरदस्त, समझ में आया? क्या इसको थ्योरी में लिख सकते हो, हमेशा समझा दिए तो? क्योंकि वीडियो देख लियो और थ्योरी नहीं बना पाओगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। नहीं, उतने भी बेवकूफ है तो गूगल को दे देना, मेरा भाषा को वो कन्वर्ट करके दे देगा। मजाक कर रहे हैं, जोक्स अपार्ट। कहने का मतलब ये है कि तुम लिखना कि हियर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज अटैच्ड, है ना, मतलब CN इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड दैट H2O, and hence the splitting in CN will be more as compared to the splitting in H2O, and hence it will absorb different wavelength, and it will absorb different wavelength, and hence it will show different colors. रिकॉर्डेड तो है, वहां से लिख लेना। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ इज ग्रीन। अरे यार वो सही है, Ni बट सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, तो कंपैरिजन भी अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? कंपैरिजन भी अलग होगा। तो पहले क्या करेंगे, खाली लिगेंड, इसको कलरलेस बोल दिया तो टेंशन वाला बात है। कलरलेस कैसे बोल दिया यार? वो क्या, कैसा लिगेंड है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कलरलेस कैसे बोल दिया? तो इसीलिए पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना होगा। डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे कंक्लूजन में। इसका ग्रीन बोला है मतलब कलर है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन उसमें कलरलेस बोला, पहले ये तो चेक कर ले क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं जी। तो इसको चेक नहीं कर रहे, कर सकते हो तुम चाहो तो तुम इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2+ चार्ज है निकल का, तो 2+ चार्ज है तो नॉर्मल निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? फेकोनी 28, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 18 2 20 और 8 28। तो बच्चों यहाँ पे निकल जो 2+ में है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले इससे निकाल दो, क्या मिलेगा हमको? 3d8। ये तो मिला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए यहाँ पे दिख रहा है हमको -4, उधर जाएगा +4, एंड हेंस हियर आल्सो निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले तो 3d8। क्लियर है? बट यहां पे हो ये रहा है, ये जो एनर्जी गैप है ये कैसे टूटेगा पहले बोलो? इसमें ये 6 है ना, तो 6 में नीचे कौन होता है? T2G। कौन होता है नीचे में? इसका नीचे T2G होगा और Eg ऊपर होगा, है ना। और ऐसे भी H2O है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, पर ठीक है, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। ये ऑक्टाहेड्रल है। और इसका क्या है भाई? इसका T2 ऊपर होगा और इसका Eg नीचे हो। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर चूंकि ये टेट्राहेड्रल है, एंड एवरी टेट्राहेड्रल इज स्मॉलर एनर्जी देन द ऑक्टाहेड्रल, इवन इफ के लिगेंड इज हियर स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन फिर भी टेट्राहेड्रल जो होता है वो बड़ा जबरदस्त, सॉरी ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब समझेंगे
ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, चूंकि ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है, वीक फील्ड, मतलब मिड इन मिड आता है, इन मिड आता है। तो पहले देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे 1 2 3, है ना, तो मतलब कंपेरेबल है, पेयरिंग है, फिर भी हम स्ट्रॉन्ग को इसको कंसीडर करके बना रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएंगे तो ये एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो पहले पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे जरा देखो भाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये कौन सा लिगेंड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये भी जंप करना नहीं पसंद करेगा, ये पेयर करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर जंप तो ये भी कर सकता, आई नो जंप करेगा, गैप है, तो यहाँ पे हमको ग्रीन कलर दिख गया। सर यहाँ पर भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो जंप कर सकता है ऑब्वियसली। अरे करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो डी ट्रांजिशन दिखाना चाहिए, तो फिर वो कलरलेस क्यों हो गया, ये सवाल है। चलो तुम्हें समझाते हैं। याद है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हैं, स्पेक्ट्रम जानते हैं, है? सबसे पहले कौन सा रे आता है, गामा, फिर कौन सा रे आता है, एक्सरे, जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर कौन सा आता है, बोलो भाई, यूवी आता है, और यूवी के थोड़ा सा गैप के अंदर कौन आता है, विजिबल लाइट, है ना, विजिबल रे आता है जिसको 7 कलर्स कहते हैं। और उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, इंफ्रारेड, फिर क्या आ जाता है तुम्हारा FM, फिर क्या हो जाता, सॉरी हाँ तुम्हारा रेडियो वेव आ जाएगा। फिर समझ में आया कि नहीं, माइक्रोवेव, सॉरी, है ना, पहले आएगा फिर माइक्रो FM तुम्हारा जो आता है ना, तुम्हारा या रेडियो वेव आ जाएगा, हम उसको लिख लेंगे। लेकिन हमको एक बात बताना था यहाँ पे, जब तुम इसको देखते हो एनर्जी का, तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड कौन होता है, गामा रे, उसके बाद एनर्जी किसका होता है, एक्सरे, फिर किसका होता है, यूवी, फिर उसके बाद आता है 7 कलर्स। क्या हो अगर बच्चों कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप हो जाए और उसको जंप करने के लिए विजिबल लाइट ना लग रहा हो, क्या लग रहा होगा, यूवी लग रहा होगा, और यूवी के अलावा एक्सरे लग रहा होगा, तो वो लोग कलरलेस होते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएट करेंगे, तो उनका कोई कलर नहीं दिखेगा। दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस। आया बात समझ में? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि विजिबल से ही ऑब्जर्व करके ऊपर जाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है भाई। ये जो जंप करेंगे, है ना, ये जो जंप करेगा पहला वाला, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप है, आई नो, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होगा। तो इतना एनर्जी होगा जो विजिबल रे में आ रहा है, इसीलिए ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये विजिबल रे में नहीं आएगा, इसीलिए वो कलरलेस दिख रहा है। समझ में आया? इवन इफ इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है ना, के पोटेशियम ए हल्लाने परमैंगनेट shows color due to, बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर दिखाता है, कौन सा कलर दिखाता है, पर्पल दिखाता है ना जी। तो बोल रहा है किस लिए दिखाता है, पहला ऑप्शन है डी ट्रांजिशन, दूसरा है ऑप्शन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, चौथा ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड्स, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड्स टू मेटल। कौन सा ऑप्शन होगा? पढ़े हो ना डी ब्लॉक, कौन सा ऑप्शन होगा? पहले तो समझो कि इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन है, मैंगनीज। मैंगनीज यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है जी, +7, किसमें है, चलो देखते हैं। एटॉमिक नंबर 25, आर्गन 18, है ना, 18 2 20 और 7 7 सॉरी 5 25। जब इसको हम Mn
7 प्लस करेंगे भाई साहब, दिमाग घूम गया क्या, क्योंकि ना ही एस में इलेक्ट्रॉन है ना ही डी में इलेक्ट्रॉन है, तो फिर डी ट्रांजिशन किया तेल लेने। समझ में आया कि नहीं? ये डी, अरे भाई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहां से जंप करेगा, डी ट्रांजिशन दिखाए, लेकिन ये फिर भी कलर दिखाता है, हम जानते हैं पर्पल कलर दिखाता है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डी में नहीं है। और इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड में कभी ट्रांसफर नहीं होता, हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उल्टा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देगा नहीं। लास्ट आंसर हो सकता है, पर क्यों? ये तो पॉसिबल है कि जो हमारा लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो फिर क्या होगा भाई साहब, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा ना, पहले मेटल के पास पूरा ऑर्बिटल वैकेंट हो गया कि नहीं, सुनो ध्यान से, पूरा ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, तो जो ये लिगेंड लगा, तो लिगेंड अपना कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसको, मैंगनीज को, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने डी ऑर्बिटल को आएगा, फिर वो दिखाएगा डी ट्रांजिशन, खुद वाला नहीं दिखाएगा, इसीलिए तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। दैट्स ऑल, थैंक यू।